12 लाख नहीं 14 लाख की इनकम होने पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सैलरीड पर्सन लोगों को। जानिए आगे। 2025 की एंड में बिहार में असेंबली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बिहार को सौगातों की भरमार दी गई है। लेकिन अगले 1 साल में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है वो सच में पूरी हो सकती है या ये सिर्फ चुनावी जुमला है। बिल्कुल उसी तरह सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का हुआ था। 5 फरवरी को दिल्ली में भी चुनाव है, तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, सब बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये 1 मिनट की रील नहीं है, लॉन्ग वीडियो है तो देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार की सौगात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। इसका मतलब क्या? आसान भाषा में ये लचीली होती है। ये व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करती है। यह अत्याधुनिक और ताज़ा होती है। इनमें रख रखाव की लागत कम होती है। इसके बारीकी से समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 ही है, गया और पटना। डोमेस्टिक या रीजनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है 7। उनमें नाम बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, रक्सौल। गवर्नमेंट 2 ही एयरपोर्ट पर ध्यान देगी, गया और पटना। गया एयरपोर्ट की क्षमता के बारे में जानते हैं। यहाँ एयरपोर्ट 2002 में बना था। 20 से 23 साल हो चुके हैं। यहाँ एयरपोर्ट 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन में है। बजट में पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की बात की गई है। इस बारे में जानते हैं। इस हवाई अड्डे का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना है। बिहार की राजधानी में है, तो जाहिर सी बात है इसकी क्षमता का विस्तार करना जरूरी है। भारत के सबसे व्यस्त 15 एयरपोर्ट में इसका नाम आता है। यहाँ पूरा एयरपोर्ट 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। सालाना 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग हर साल यहाँ से यात्रा करते हैं। इस एयरपोर्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। इस एयरपोर्ट को कुछ जगह पर अंडर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। इसका मतलब साफ है कि इसके विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इस बजट के बाद इस एयरपोर्ट के काम में और तेजी दिखाने की जरूरत है। इस बजट के हिसाब से आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाना है। इससे बिहार के कितने स्टूडेंट्स को रोजगार मिलेगा और क्या क्या फायदा होगा, सब डिटेल में जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना बिहार। यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यहाँ कॉलेज भारत के टॉप आईआईटी कॉलेज में आता है। अभी इस टाइम इंडिया में 23rd नंबर पर है। हिंदी में नाम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आनंद देशपांडे है और यहाँ के डायरेक्टर टी.एन. सिंह है। यहाँ एकेडमिक स्टाफ 166 है। करंट स्टूडेंट्स की संख्या है 2,883। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की संख्या है 1797। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की संख्या है 446। आईआईटी स्टूडेंट की संख्या है 640। टोटल 2,883 स्टूडेंट। पटना में 501 एकड़ में यह इंस्टीट्यूट का विस्तारीकरण हुआ है। इस इंस्टीट्यूट की नैया पार होना जरूरी है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होना और जरूरी है। बिहार वालों, तुम्हें भर भर कर सौगात मिली है। बिहार में अब मिथिलांचल पश्चिमी कोसी नहर परियोजना क्या है जानते हैं। मिथिला कोसी मतलब मिथिला प्राचीन भारत में मिथिला नाम से एक राज्य था, जो बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, झारखंड के संभल परगना के साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल थे। कोसी यानी यहाँ नाम रिवर का है। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में आकर बहती है। इस नदी से आने वाली बाढ़ से बिहार को शोक बिहार कहते हैं। इसका भौगोलिक स्वरूप देखें तो पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का एरिया चेंज कर चुकी है। लगातार इसका एरिया फैलता जा रहा है। नेपाल और भारत इस पर डैम बना चुके हैं। उत्तर बिहार के किसानों के लिए ये वरदान साबित होती है, लेकिन बरसात के दिनों में यही नदी किसानों को बेसहारा कर देती है। मिथिलांचल कोसी नहर की शुरुआत यानी डीपीआर 1962 में बना था, लेकिन 1971 में योजना शुरू हुई थी। इस नहर से अभी 70,000 हेक्टेयर खेती पर सिंचाई होती है। ये नहर 1.82 किलोमीटर लंबी है। यह नहर इस योजना से बिहार के किसानों को सौगात मिलेगी, लेकिन बरसात के दिनों में यानी अगले 5 महीने बाद ही जुलाई महीने की शुरुआत से ही
इस नदी में बाढ़ आएगी या नहीं? अगर बाढ़ आई तो किसानों के लिए सौगात लाने वाले ये नेताओं को ही बिहार की जनता सबसे पहले आगे करेगी, फिर दिखेगी इनकी पोलखोल पॉलिटिक्स। उसके 3-4 महीने बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन होंगे, तब इन राजनीतिक पार्टियों का बिहार की जनता क्या हाल करेगी, ये उसी टाइम देखने को मिलेगा। इसी टाइम से ही इस योजना पर काम शुरू कर दे वहाँ की गवर्नमेंट तो आने वाले 8 महीने बाद नीतीश कुमार और बीजेपी को ही फायदा होगा। इसके अलावा बिहार राज्य में मखाना बोर्ड भी बनेगा। क्या है मखाना? भारत देश में 80 से 90% मखाना उत्पादन बिहार में ही होता है। यहाँ का मखाना दुनिया भर में फेमस है। मखाना के तालाब, झील, दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर मखाना है। इसमें प्रोटीन 9.7% होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें 12.8% नमी होती है, 0.1% वसा, 0.5% खनिज लवण, 0.9% फास्फोरस और 100 ग्राम 1.40 ml ग्राम आयरन होता है। भारत में मखाने की 70% फार्मिंग मधुबनी और दरभंगा में होती है। भारत में मखाने का मार्केट 100 करोड़ पार हो चुका है। हर साल 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में पटना कृषि विभाग ने मखाना महोत्सव का आयोजन किया था। 16 अगस्त 2022 को इसे जीआई टैग मिला, मतलब इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। अभी बिहार में 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं। अगले 2 साल में बिहार का टारगेट 50 से 60,000 हेक्टेयर पर इसकी फार्मिंग करने की प्लानिंग है। इससे बिहार में रोजगार भी बढ़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में इसका निर्यात किया जाता है। उम्मीद है बजट में बिहार के लिए जो भी प्लानिंग की गई है वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर जल्द से जल्द शुरू होगी। इसकी हम सभी उम्मीद करते हैं। ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपना ही प्रॉफिट देखती है। इस बजट को ग्राउंड लेवल पर लाते लाते कितने साल निकल जाएंगे पता नहीं। मुझे आज भी याद है 2019 के आर्थिक बजट में मेरे एरिया में गौशाला बनने वाला था। अभी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक गौशाला की नींव की एक ईंट तक नहीं दिखी। तो आप सभी अनुमान लगाओ कि इस बजट में देशवासियों को जितनी प्लानिंग बताई गई है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं 14 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इस बारे में। 87A के अनुसार टैक्स रिबेट 25,000 से बढ़कर 60,000 कर दे तो एम्प्लॉय है तो 2 प्रकार की कटौती का दावा कर सकते हैं। 1. न्यू रिजिम में 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी से इनकम पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी सालाना 14 लाख की इनकम घटकर 13.25 लाख होगी। एम्प्लॉय के एनपीएस पर कटौती 80CCD2 के अनुसार न्यू टैक्स रिजिम ये नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में एम्प्लॉय के योगदान पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 14% तक कटौती हो सकती है। यहाँ इनकम का मतलब बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है। किसी पर्सन की सालाना बेसिक सैलरी 14 लाख है तो उसके मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में 1.40 लाख रुपए का योगदान देना होगा। ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम से डायरेक्ट डिडक्ट किया जा सकता है। इस तरह 14 लाख की इनकम पर नेट टैक्सेबल इनकम 13.25 लाख से -140 लाख कम होकर 11.85 लाख रह जाएगी। इस तरह 14 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। परसों यानी 5 फरवरी को दिल्ली में भी असेंबली इलेक्शन है, तो वहाँ के लोगों पर क्या असर देखने को मिलेगा? दिल्ली की आबादी 3.38 करोड़ है। इसमें से 67% लोग 5 से 30 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। 40 लाख लोग टैक्स देते हैं। देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है दिल्ली में। उम्मीद है आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या गलत, ये कमेंट में बताएं। इस वीडियो में क्या गलतियां हुई वो भी कमेंट में बताएं। बेहतर क्वालिटी के लिए फाइनेंशियली हेल्प करिए अपनी योग्यता के हिसाब से। डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस रिक्वेस्ट से कह रहा हूँ, कमियां कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।